हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस। जैसे कि हम एक सीरीज लेकर आए थे बैंकिंग इन इंडिया पे, जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, हर साल आपको इस पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इनफैक्ट अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें भी उस पर क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिला काफी अच्छे से। तो यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है। तो पता सबको होता है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन होता है वो काफी अच्छे से हो नहीं पाता है कि इन्फ्लेशन है कैसे कंट्रोल करेंगे, रेपो रेट का उसमें क्या रोल है क्या नहीं है। तो हम वो चीज काफी अच्छे से पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है हमारी बैंकिंग इन इंडिया का टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, जो कि काफी अच्छे से पूछी भी जाती हैं चीजें और समझ नहीं आती हैं। तो देख लेते हैं उनसे रिलेटेड टर्म्स को, हम क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट अपना बैंक रेट से कि व्हाट इज बैंक रेट। कल हमने देखा था कि रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट हम काफी अच्छे से देख चुके थे। तो बैंक रेट से एक चीज समझ में आ रही है कि जस्ट लाइक अगर आप एग्जांपल भी देखेंगे, तो अगर आप एक बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो यानी कि आप बैंक से लोन लेने गए, मान लीजिए कुछ भी XYZ बैंक थी, या मान लीजिए हमने आर नाम से कोई एक बैंक ऐसी मान लिया, तो आप उससे लोन लेने जाएंगे तो वो आपको इंटरेस्ट लेती है। ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट लेगी, है कि नहीं। विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि मैं अगर किसी को उधारी पे पैसा दूंगा तो ऑब्वियसली बात है मेरे को रिटर्न मिलेगा, मैं तभी तो दूंगा ना। कोई भी पर्सन ब्याज पे पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है, ना कि ऐसे कि यार भाई मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, तुम दे दोगे क्या? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको 1,000 रुपए दूंगा। अच्छा ठीक है भाई ले जाओ। सामने वाले व्यक्ति भी आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है ले जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 दे रहा है, उसको 1,000 मिल रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट कमाना चाहेगा कोई भी। तो सिंपल अगर आप देखेंगे इस चीज में, तो क्या समझ आ रहा है, आप एक चीज ये देखना कि जो ब्याज लिया जाता है, जैसे कि आप बैंक से उधारी नहीं ले रहे हैं, आप बाहर से किसी पर्सन से उधारी ले रहे हैं, तो वो क्या, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए उधारी ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए वो आपसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है। मान लीजिए कि मेरे को 10 दिन के लिए लोन चाहिए, देखो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं ना, ऐसे एक कहावत चलती है। तो उसमें क्या होता है कि वो देखता है कि आप एक जरूरत वाली कंडीशन में और आपको चाहिए ही चाहिए पैसा आज, मतलब मान लीजिए मेरे को 1,00,000 रुपए की आज सख्त जरूरत है, तो सामने वाले व्यक्ति को पता चला कि ही इज इन नीड, इसको जरूरत है, तो 1,00,000 रुपए बोलेगा मेरे को 10,000 चाहिए। और जब मेरे को सख्त जरूरत है, मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, तो मैं उस आदमी को 10,000 रुपए देने के लिए भी रेडी हो जाऊंगा। तो यानी कि शॉर्ट टर्म लोन में सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। वहीं पे लॉन्ग टर्म लोन अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ जाता है। तो बैंक रेट इज द रेट जिसपे आपका जो लॉन्ग टर्म आपका रेट होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, कि जिस टाइम पे आपकी कॉमर्शियल बैंक या जितनी भी बैंक होती है वो आपके लॉन्ग टर्म पे लोन ले रही है, यानी कि वो ज्यादा समय के लिए लोन ले रही हैं। वहीं पे हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे देख रहे थे, वो शॉर्ट टर्म लोन ले रही थी। शॉर्ट टर्म लोन लेने से क्या हो रहा था, आपके मनी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ रहा था, मतलब इन्फ्लेशन वाली चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें काफी अच्छे से। लेकिन वहीं पे अगर आरबीआई लॉन्ग टर्म लैंडिंग करती है बैंक को, तो वहां पे आपका कौन सा रेट चार्ज करती है? बैंक रेट बोलते हैं जिसको, यानी कि लॉन्ग टर्म लैंडिंग, ज्यादा समय के लिए आपको जो उधारी पे पैसा दिया गया है बैंक को। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक टर्म और आती है बेस रेट, उससे कंफ्यूज मत होना। एक होता है बैंक रेट, एक होता है बेस रेट, दोनों में डिफरेंस होता है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उसको इसी के साथ कर लेते हैं हम कि बैंक रेट और बेस रेट में क्या फर्क है। देखिए बेस रेट जिस टाइम पे आप देखते हैं ना, बेस रेट इज देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स को पढ़ते समय हमेशा एक शब्द को उसको तोड़ लेना चाहिए छोटे छोटे शब्दों में कि उसका मतलब क्या है क्या नहीं है। अगर आप बेस रेट को तोड़ेंगे तो बेस और रेट यानी कि कुछ आधार, बेस का क्या होता है मतलब आधार, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके आधार पे कुछ चीजें हो रही हैं। अब खुद सोचिएगा एक सिनेरियो, अगर बैंक आपको लोन दे रहा है, मान लीजिए बैंक 10% चार्ज कर रहा है आपका लोन पे, ठीक, वो बिजनेसमैन वालों को दे रहा है लोन 10% पे, और वहीं पे आप कॉमन पीपल को वो आपको दे रहा है मान लीजिए 15% पे लोन। यार सबसे ज्यादा जरूरत तो हमको टैकल करने की है ना कॉमन पीपल को भी। चलो ठीक है, एक बात की बिजनेसमैन को भी आपको टैकल करने की जरूरत है, लेकिन मान लीजिए कल को बिजनेसमैन उसको 20% का इंटरेस्ट देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, तो जो बैंक है, बैंक सबसे ज्यादा लोन उन्हीं को देगा जहां से उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए बैंक ने 20% रेट कर दिया, कॉमन पीपल लेने ही नहीं जाएगा यार, वो कहां से 20% दे देगा, है कि नहीं। 1,00,000 रुपए उसने लिए हैं बैंक से और उस पर वो 20% का ब्याज कैसे देगा, ठीक। लेकिन वहीं पे बिजनेसमैन अगर रेडी हो जाता है 20% देने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है सारा लोन आपका कहां जाएगा, बिजनेस में, ठीक। तो ये जो बेस रेट है, फिर इसमें क्या आता है, बेस रेट वो रेट है जिसके नीचे आप लोन नहीं दे सकते हैं किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब इन्फ्लुएंसिंग वाली बात आ जाती है। इन्फ्लुएंसिंग वाली बात कैसे आ जाती है, मान लीजिए कि किसी बैंक ने क्या करा, मतलब 3 बैंक है, हम 3 बैंक ले लेते हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक है, ये एसबीआई है, और ये आपकी मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक क्या करती है, कल को अपने वहां का इंटरेस्ट रेट कम कर देती है,
मान लीजिए उसका इंटरेस्ट रेट सब बैंकों का कॉमन चल रहा था 10%, लेकिन कल को एचडीएफसी बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को 5% कर देती है, तो ऑब्वियसली बात है सारे पीपल कहां अट्रैक्ट होंगे, एचडीएफसी बैंक की तरफ, है कि नहीं। तो ये वो मिनिमम रेट है लैंडिंग का जिसके नीचे आप नहीं दे सकते हैं, यानी कि आप लैंड नहीं करेंगे पैसे को, ठीक। द आरबीआई सेट्स अ मिनिमम रेट बिलो व्हिच बैंक्स कैन नॉट लैंड टू देयर कस्टमर व्हिच इज कॉल्ड द बेस रेट, यानी कि बेस रेट सिंपल कि जिस रेट के नीचे आपकी बैंक पैसे उधारी पे नहीं देंगी। तो सिंपल इसको अब ध्यान रखना, तो बैंक रेट और बेस रेट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको एक ही साथ बता दिया है, ठीक। थोड़ा सा कुछ और टर्म्स को देख लेते हैं। एमसीएलआर, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होते हैं, बेसिकली उनसे क्या इंपैक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए ठीक। अच्छा, उस चीज को करने से पहले थोड़ा सा हम ऑपरेशन इसको कर लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज करता हूं इकोनॉमिक्स पढ़ते समय कि लिंकेज बैठना बहुत जरूरी है, विदाउट लिंकेज चीजों के नहीं हो सकता है, ठीक। तो मैं अभी पिछली वाली चीज से आपको ओएमओ को थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको एमसीएलआर और एलएफ के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा मतलब क्या करना है लिंकेज बैठाने के लिए। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अंदर क्या होता है, देखिए पीछे हम क्या कर रहे थे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू कुल मिला के हम मनी सप्लाई को क्या कर रहे थे, रोक रहे थे या बढ़ा रहे थे। रेपो रेट के थ्रू अगर हम मनी सप्लाई को रोक रहे थे तो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू हम मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा रहे थे। क्या सिंपल यही एक ही तरीका है जिससे हम इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, अब क्या अदर भी मेथड्स हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओएमओ के अंदर हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसमें आप खुद ही देखिएगा। अगर मान लीजिए कि मेरे को मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मैं कैसे बढ़ाऊंगा? बैंक है, बैंकों ने गवर्नमेंट, एक चीज हमने पढ़ी थी पिछली बार इसलिए मैं बोल रहा हूं, लिंकेज ज्यादा जरूरी है। एसएलआर, एसएलआर के अंदर मैंने आपको एक चीज बताया था क्या, कि एसएलआर के अंदर आप गोल्ड में पैसा रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा रख सकते हैं, कैश की फॉर्म में पैसा रख सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है किसके पास है? बैंक के पास है। मेरे को मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का मतलब कि मेरे को मार्केट में पैसा उतारना है। पैसा उतारने के लिए मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली बात है, मैं वो जो बैंक्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मैं लेना चाहूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे पास आएंगी तो मैं उनको कैश दूंगा। मतलब मान लीजिए इसके अदर भी चीजें हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कैसे कैसे कहां यूज और कर सकते हैं लोन लेने के लिए, वो कंडीशन आ जाती है, ठीक। देखिए बैंक के पास आपकी क्या रखी है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी है, ये है आपकी आरबीआई। आरबीआई क्या चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़े आपकी कहां? मार्केट में। ये है आपकी मार्केट, मार्केट में पैसा जाना चाहिए। मार्केट में पैसा कैसे जाएगा यार? ये तो एक कागज की फॉर्म में आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना। अब इसके बदले बैंक क्या, आरबीआई क्या चाहेगा? आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा और इस बैंक को पैसा देगा। इस बैंक के पास अगर पैसा आएगा तो बैंक अपने पास इस पैसों को नहीं रखेगा, बैंक कस्टमर्स को देगा, क्योंकि उसको भी इस पर पैसा कमाना है। तो बैंक कस्टमर्स को पैसा देगा। क्या देख रहे हैं? मनी स्टार्ट हुई थी आना आरबीआई से, बैंक के पास गई, बैंक के पास से कहां आ गई? कस्टमर के पास, मार्केट में। यानी कि उसके पास पैसा आया है तो डिमांड करेगा वो चीजों की, यानी कि उसने डिमांड क्रिएट कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करके। किससे? बैंक से। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई ने परचेज करी, परचेज करेगा जितने रुपए की भी होंगे, मान लीजिए हाइपोथेटिकली 10,000 करोड़ रुपए की खरीदी है, तो 10,000 करोड़ रुपए आपकी मार्केट में गया है पैसा। उसने देखा कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेगा? मतलब कुल मिलाकर उसको मार्केट का पैसा खींचना है, मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना है। मार्केट में मनी सप्लाई करने के लिए क्या करेगा? वो पैसा खींचेगा। पैसा कैसे खींचेगा? वो ऑब्वियसली बात है कि वो उनको क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा। अब आरबीआई क्या करता है यहां पे? आरबीआई, ठीक, बैंक। अब इनका पैसा इसको खींचना है तो आरबीआई क्या करेगा? इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा। ये पैसा यहां पे आएगा, मनी आरबीआई के पास आ गई है, मार्केट में मनी कम हो गई है, लोगों के पास पैसा बचा नहीं है, डिमांड नहीं करेंगे। और हम एक गेम वो समझ चुके हैं, एक गेम इन द सेंस क्या, कि डिमांड एंड सप्लाई का। जिस टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो आपका इन्फ्लेशन पीक पे जाता है कि नहीं? मान लीजिए एक प्रोडक्ट को खरीदने वाले 10 लोग हैं, अगर एक प्रोडक्ट वो 10 रुपए का बिक रहा था, अगर मैं उसके प्राइस 100 रुपए भी कर दूंगा तो 10 लोग खरीदने वाले हैं, उसमें से 1% तो उसको खरीद कर जाएगा, क्योंकि उनकी नीड की चीज है। मान लीजिए कि एक रोटी 10 रुपए की बिक रही थी लेकिन 10 लोग खरीदने वाले हैं, तो रोटी सबकी नीड है, इसेंशियल चीज है।
अगर वो रोटी 100 रुपए में भी बिकेगी ना तो उसको लेके जाएगा। कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो 100 को लेके जाएगा। तो आपको क्या दिखा कि 10 रुपए की चीज 100 में बिकी है, डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो यानी कि अब क्या होगा, जब मार्केट में पैसा ही नहीं बचा है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मार्केट में लोगों के पास पैसा ही नहीं है, क्या क्या डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली बात है। कैसे डिमांड करेंगे? मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को कोई बोले अरे भाई फॉर्च्यूनर खरीद, मैं कैसे खरीदूंगा, पैसा ही नहीं है मेरे पास। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, डिमांड को मैंने कम करा है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। किसका यूज करके? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज करके। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, एमएसएफ देख लेते हैं आप कि एमएसएफ क्या है क्या नहीं। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ, जिसको हम जानते हैं, अब इसके थ्रू क्या होता है बेसिकली? एमएसएफ के थ्रू देखिए ये क्या होता है। देखो यार, जब हम कॉमन इंसान है, कॉमन पीपल है, मेरे को रातों रात जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए मेरे को मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई है यार, तबियत किसी की भी कभी भी खराब हो सकती है, कुछ नहीं पता है, ऑब्वियसली बात है। किसी की कभी भी तबियत खराब होगी रात में, मतलब किसी की भी कुछ भी ऐसा ए टू जेड मान लीजिए, तो जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल जाएंगे, पैसे नहीं है तो आपको किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे, मम्मी पापा को कॉल करेंगे, भाई बहन जिसको भी ए टू जेड, जिस पे भी आपको ट्रस्ट होगा उसको कॉल करेंगे कि भाई यार मेरे को पैसे दे दीजिए, मेरे को रातों रात जरूरत पड़ गई है, मेरे को मेडिकल इमरजेंसी। तो जब हम कॉमन लोगों के साथ ऐसी चीज हो सकती है, क्या ये चीज बैंक के साथ नहीं हो सकती है? ऑब्वियसली बात है, हो सकती है। जिस टाइम पे बैंक को रातों रात पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो जिस वे से वो पैसा लेता है, किससे? आरबीआई से। एमएसएफ इज अ वे फॉर बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द आरबीआई। ये एक वो तरीका है जिसके थ्रू जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से रातों रात पैसा ले सकते हैं। ठीक, अब आप बोलेंगे कि ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला तो कि आरबीआई से पैसा ले लेंगे, तो इसमें कुछ ऐसा ये रखते भी होंगे। ऑब्वियसली बात है यार, कोलेट्रल तो रखना पड़ेगा यार। अगर मैं किसी से उधारी पे पैसा ले रहा हूं, मेरे को रातों रात जरूरत पड़ी है, वो बोलेगा सामने वाला बंदा चलो ठीक है मैं तुमको 10 लाख दे दूंगा। 10 लाख देते हुए कोई भी है, उसको थोड़ा सा डर लगेगा, तो बोलेगा कि एक काम करो तुम मेरे को कुछ गिरवी रख दो। तो ठीक है मैं बोलूंगा एक काम करो भाई, मैं तुमको गोल्ड दे दे रहा हूं और तुम मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, क्योंकि 10 लाख देते हुए हर कोई डरता है, और ये तो फिर भी लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होगा ना। तो यानी कि यहां पे भी कुछ वो रखेगा, यानी कि कुछ तो रखना पड़ेगा एज अ कोलेट्रल। हम एक चीज पढ़ चुके थे पीछे, एसएलआर के अंदर आपका क्या रखा जाता है? गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स वगैरह ये सब। यार जब ये चीज यहां पे रख रखी है, तो ये चीज कब काम आएंगी? बैंक को ये चीज कब काम आएंगी? इमरजेंसी सिचुएशन में ही तो काम आएंगी ना। तो इमरजेंसी सिचुएशन उसके पास आ गई, ओवरनाइट बेसिस के लिए उसको पैसा चाहिए, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है वो यहां से पैसा, यहां की कुछ कोलेट्रल को वो रख देगा उसके पास कि एक काम करिए तो आप मेरा कोलेट्रल रखिए और मेरे को पैसे दे दीजिए। अब जब एसएलआर बनाया गया है बैंक को अपने पास कुछ सिक्योर रखने के लिए, तो बनाया गया ना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, एसएलआर के अंदर जो चीजें रखी गई थी अब उसको कोटा में रख देगा, है ना। बैंक कैन यूज सिक्योरिटीज अंडर द एसएलआर कोटा विदाउट पेइंग पेनल्टी इन इमरजेंसी सिचुएशन। उनके ऊपर कुछ पेनल्टी भी नहीं पड़ेगी, वो अपने मजे के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, उनको इमरजेंसी पड़ी है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में है वो। तो एसएलआर का वो एसएलआर के अंदर मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऐसा कोलेट्रल वो रख देंगे और उनको ओवरनाइट पैसा वहां से मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, इंटरबैंक भी हो, इंटरबैंक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरबैंक कैसे? जैसे बोल रही एमएसएफ हेल्प शील्ड बैंक फ्रॉम ओवरनाइट इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। इंटरबैंक में भी आपको देखने को मिल जाता है काफी अच्छे से, जैसे कि हम आपस में दोस्तों वगैरह में ले लेते हैं ना पैसे की, भाई एक काम करिए मेरे को दे दे तो मैं तेरे को कल लौटा दूंगा। तो इस तरीके से आपको इंटरबैंक भी चीजें देखने को काफी अच्छे से मिल जाती हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या हमको देखने को मिलता है काफी अच्छे से। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और फिर उसके बाद हम बेस रेट की कैलकुलेशन वगैरह को देख लेंगे। चलिए ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यार आप इसको शब्द को तोड़िए, दोबारा शब्द को तोड़िएगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट यानी कि लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट हो रहा है। व्हाट इज लिक्विडिटी इन इकोनॉमिक्स? लिक्विडिटी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? यानी कि पैसे से रिलेटेड है कुछ। यहाँ पे फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, वो फिजिक्स बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री वगैरह की चीजें नहीं काम आ रही है। लिक्विड या वाटर इज इन लिक्विड, वाटर ही एक ऐसी चीज है जो कि तीनों फॉर्म में एक साथ रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब क्या? हम पीछे काफी समय से देखते आ रहे हैं लिक्विडिटी इन द सेंस कि मनी जो काफी अच्छे से आपके हाथ में आ जाए। देखिए गोल्ड के थ्रू, गोल्ड को आप किसी को भी बेचेंगे तो लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड इन द सेंस क्या कि कैश में बदल जाएगा वो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई भी लेना चाहेगा, है कि नहीं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोई भी खरीदना चाहेगा क्योंकि उसको उस पर ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मेरे को एट लास्ट रिटर्न मिलेगा। तो यानी कि लिक्विडिटी, मनी सप्लाई कुछ तो है रिलेटेड। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कि लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है, यानी कि मनी सप्लाई को मार्केट में एडजस्ट करना है।
मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, हम पीछे देख चुके हैं दो टर्म्स, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। LAF इज रिलेटेड टू रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट आर द टू कंपोनेंट्स जिसके थ्रू आप लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं। रेपो रेट के अंदर हम क्या कर रहे थे, मार्केट से पैसे को उठा रहे थे, मार्केट के मनी सप्लाई को हम रोक रहे थे। रिवर्स रेपो रेट में क्या कर रहे थे, हम पैसे को भेज रहे थे मार्केट के अंदर। दीज आर द टू कंपोनेंट जिसके थ्रू आप लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं मार्केट की, ठीक। यानी कि ये वो फैसिलिटी है, ये वो टूल है जो कि आरबीआई के द्वारा यूज करा जाता है, ठीक। क्या करने के लिए, मार्केट की लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, ठीक। तो इसको आप काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे आई होप। और ये बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम कर चुके हैं किसमें, पार्ट 1 में। तो आई होप कि आप उसको दोबारा देखिएगा तो काफी अच्छे से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या चीज है क्या नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बैंक रेट के साथ आपको बेस रेट बता दिया था, लेकिन मैंने वो बेस रेट स्टार्टिंग में क्यों बताया था, क्योंकि आप कंफ्यूज ना करें किससे, बेस वो बैंक रेट से बेस रेट के साथ। बेस रेट वो रेट है जो कि एक मिनिमम अमाउंट है जिसके नीचे बैंक आपको लैंड नहीं कर सकती है। तो यानी कि ये किसी ना किसी चीज पे तो कैलकुलेट करा जाता होगा। स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए ही इसको बताया था कि ताकि आप इसको बैंक रेट के साथ कंफ्यूज ना करें, ठीक। बेस रेट वो रेट है जिसके नीचे आप लैंड नहीं कर सकते हैं पैसे को। तो यानी कि कुछ इसका ऐसा बेसिस होगा जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करा जाता होगा। यार ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने कैलकुलेट करा है बैंक ने कि 4% से नीचे के इंटरेस्ट पे आप किसी को लोन नहीं दे सकते हैं, हवा हवा में थोड़ी कर देगी आरबीआई कि रात को उसको सपना आया है, अच्छा चलो ठीक है एक काम करते हैं कि कल को 4% हम कर देते हैं। ये काम करते हैं कि भाई अच्छा कुछ नहीं सूझ रहा है, बैठे बैठे 10% कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता होगा ना, हवा हवा में बातें तो नहीं चल रही है ना कि भाई एक काम करो 2% कर देते हैं। देयर आर सम बेसिस जिसके आधार पे करे जा रहे हैं, नाम ही उसका बेस बोल रहा है ना, किसी आधार पे चीजें करी जा रही हैं, ठीक। तो किसी आधार पे करी जा रही है तो देख लेते हैं, कुछ कैलकुलेट करे जाते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आप अपने पूरे साल के खर्चे को भी क्या करेंगे, मतलब मान लीजिए कि आप कहीं पे बाहर रह रहे हैं तो आप पूरे मैनेज वे में चीजों करेंगे ना, कि मान लीजिए आपको घर से 10,000 रुपए आ रहे हैं तो आपने पूरा उसका मैनेज वे में चीजें करी कि मेरा 5,000 रुपए पीजी में जाएगा, 3,000 रुपए मेरा खाने खर्चे में जाएगा। तो आपने चीजें कैलकुलेट करी कि चलो एट लास्ट मेरे को 500 रुपए बचे, ये 500 रुपए मैं पार्टी करने के लिए बचा लेता हूँ, मतलब दोस्तों के बर्थडे पार्टी हो गया, कुछ भी A to Z, या कहीं पे मेरे को घूमने जाना है। तो पूरा आपने एक आधार बनाया कि इतना वहां जाएगा, इतना वहां, एट लास्ट मेरे पे 500 बचेंगे और 500 के साथ मैं ऐसे ऐसे या घूमने जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, A to Z जो भी है कि नहीं। तो यानी कि इसमें भी कुछ चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो बेस रेट को कैलकुलेट कैसे करा जाता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड के थ्रू, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो भी आपके क्या करा जाता है, अर्न करा जाता है बैंक को डिपॉजिट्स पे, ठीक, उसको कैलकुलेट करा जाता है। या जो ऑपरेटिंग कॉस्ट करी गई काफी अच्छे से, ठीक, और कैश रिजर्व रेशियो वगैरह चीजें देखी जाती हैं आपकी, ठीक, और एवरेज नेट वर्थ रिटर्न कितना आ रहा है वो सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं, ठीक। किसको कैलकुलेट करने के लिए, बेस रेट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। एक आपकी MCLR आती है काफी अच्छे से। MCLR क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट पे जो रेट को तय करा गया है। मतलब ये भी है बेस रेट की तरह ही, बट ये क्या करता है, ये जो आपका मिनिमम रेट तय करा गया है, यानी कि जो मिनिमम रेट आपका तय करा गया है वो आपकी किस पे तय करा गया है, इसका क्राइटेरिया लगा है। दोनों बेस रेट एंड MCLR सेम ही, बट क्राइटेरिया का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम बेस रेट नहीं हम MCLR यूज करने पे आ गए थे, ठीक। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था MCLR को लैंड करने के लिए, जो इंटरेस्ट रेट बनाया गया था। यानी कि कुछ नहीं है इसमें, सिंपल जो क्राइटेरिया बेस रेट कैलकुलेट करने में होता था, तो यानी कि देयर इज आर सम चेंजेस इन क्राइटेरिया। तो उस क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि जो मतलब है दोनों बोथ सेम ही चीज, यानी कि ये भी मिनिमम रेट है जिसके नीचे आप नहीं कर सकते लैंड, लेकिन जो क्राइटेरिया इसमें यूज करा जा रहा था वो MCLR में थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करा जा रहा है, ठीक। MCLR में क्या डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करा जा रहा है, काफी अच्छे से आपकी मार्जिनल कॉस्ट बोरोइंग और रिटर्न की देखी जा रही है, नेट बर्थ देखा जा रहा है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट देखी जा रही है जो कि कैश रिजर्व रेशियो, और आपका प्रीमियम वगैरह देखा जा रहा है काफी अच्छे से, और कैश डिपॉजिट्स को देखा जा रहा है काफी अच्छे से, और जो मतलब तमाम वो आपकी चीजें काफी अच्छे से देखती है, जो कि चीजें कैलकुलेट अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी आपकी किसमें, बैंक रेट में, वो बेस रेट में। तो MCLR में वो उन चीजों को कैलकुलेट करा गया जिसकी वजह से आपका MCLR 2016 में इंक्लूड करा गया था। जैसे कि आपके उसमें ये जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है और जो रिटर्न है उसका नेट नहीं देखा जा रहा था काफी अच्छे से, कैश रिजर्व रेशियो जो कि करा जाता है, या जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बैंक की, ऑब्वियसली बात है जो आपकी बैंक चल रही है, बैंक के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भी तो सैलरी वगैरह है। अब उन सब चीजों को कैलकुलेट करके ही तो चीजें करी जाएंगी। मान लीजिए कि वो इंटरेस्ट रेट ले रही है 10%, और उस 10% में उसका जो मतलब
बैंक के कर्मचारी हैं, उसमें पैसा ही नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या फायदा? तो बैंक तो एक दिन खस्ता हालत में हो जाएगी, उसको तो अपने कर्मचारियों से क्या कराना पड़ेगा, फ्री में काम कराना पड़ेगा। तो कुछ चीजों को देख के कराना पड़ेगा ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करी जाती है बैंक की, किसके अंदर, MCLR के अंदर। CRR की चीजें भी कैलकुलेट करी जा रही हैं, ठीक। और अगर आप देखें तो कैश डिपॉजिट भी कैलकुलेट करा जाता है काफी अच्छे से, ठीक। और अगर आप देखें तो ये आपको मंथली वाइज मंथली आपको चेंज भी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जब आपने अभी सब चीजें देखी, कौन कौन सी आपने अभी देखी? एक तो आपने स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, बैंक रेट के बाद हमने बेस रेट को देख लिया था, उसी के बाद LAF, MCLR और आपका बेस रेट, ठीक। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक, जिसको ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ऑपरेशन ट्विस्ट वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेस। तो ये कुछ आपकी बैंकिंग इन इंडिया की टर्म्स थी। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा, और इन सब चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में काफी अच्छे से। तो बैंकिंग इन इंडिया की जितनी भी ये टर्म्स थी, तो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है उसका, बैंकिंग इन इंडिया का। अब हम 2 वीडियोस और लेकर आएंगे इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन का काफी अच्छे से करेंगे, इन्फ्लेशन को लेकर आएंगे, और साथ में उसके ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, FDI, FPI और प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, उनको देखेंगे, ठीक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।